मेरी माँ खूबसूरत थी मगर तकदीर अच्छी ना थी। वालिद साहब शादी से पहले किसी और लड़की को चाहते थे और उसको अपनी शरीके हयात बनाना चाहते थे, लेकिन उस लड़की के घर वालों ने उनका रिश्ता रद्द कर दिया। तब दादी ने बेटे की शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी और यूं मेरी वालदा उनकी बहू बन गई। शादी तो हो गई मगर जीवन साथी के दिल में तो कोई और ही बसी थी। उन्होंने अपनी दुल्हन को दिल से कबूल ना किया था। मुश्तरका फैमिली सिस्टम था। माँ और भाइयों के दबाव से मारे बांधे कुछ बरस बीवी के साथ गुजार दिए मगर अपनी पहली मोहब्बत को ना भूल पाए। उस लड़की से जिसका नाम निदा था वो अक्सर छुप छुप कर मिलते भी रहते थे। एक दिन जमाने की परवाह किए बगैर दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह पढ़वा लिया। निदा के वालिद और भाइयों को इस तरह अपनी लड़की के घर से भाग कर शादी करने का बहुत रंज था और वो मेरे अब्बू से बदले की सोच रखते थे। 2 बार उनके सालों ने चाकू से वार भी किया जबकि वो कहीं रास्ते में उनको मिल गए थे, लेकिन खुदा ने बचा लिया। अब वालिद को हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि जरूर निदा के भाई किसी दिन उनसे बदला लेंगे। इसी खौफ की वजह से नौकरी छोड़कर वो निदा को लेकर किसी नामालूम शहर में जा बसे। अब वो सिर्फ कभी कभी दादी से खुफिया तरीके से राब्ता कर लेते थे, बाकी किसी से नाता ना रखा, बीवी बच्चों से और ना फैमिली के दूसरे अफराद से। वालिद ने कभी 1 रुपया भी हमको ना भेजा। माँ बेचारी अपने जेठ की दस्त नगर हो गई। मेरे ताया एक शरीफ और हसास इंसान थे। जब उन्होंने भाई की औलाद को भूख से बिलखते देखा तो परेशान रहने लगे। एक मामूली मुलाजमत थी और तनख्वाह में 2 कुंभों का गुजारा करना मुहाल था। तभी नौकरी को खैर बात कहकर वो बीवी के जेवर फरोख्त करके बैरून मुल्क जाने की तगोदो में लग गई। ताई ना चाहती थी कि कमाने की खातिर वो दुबई चले जाएं। वो लड़ झगड़ कर मैके चली गईं। ताया के ससुर और साले उनको समझाने आए, वो फिर भी ना माने तो उन्होंने बात को इतना बढ़ा दिया कि तलाक तक नौबत जा पहुंची। यूं ताई ने तलाक ले ली और हमारी खातिर ताया अब्बू का बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। उनके 3 बच्चे थे, वो भी ताया ने अम्मी जान के हवाले कर दिए। हम 3 बहन भाई और वालदा 4 अफराद का खर्चा अब ताया के जिम्मे था। दादी हयात थी, उन्होंने किसी बेटे को अलहदा रहने की इजाज़त ना दी, लिहाजा हम सभी उनके साथ दादी के घर क़याम पजीर थे। कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र। ताया की नीयत अच्छी थी। बैरून मुल्क जाते ही उनको अच्छा सा रोज़गार मिल गया और खूब कमाने लगे। वो हर माह एक माकूल रकम अम्मी को इरसाल करने लगे। वो घर की बड़ी थी, सारे कुंबे का खर्चा वही चलाती थी। हमें खबर ना थी हमारा बाप कहाँ है और किस हाल में है। हम तो बच्चे थे, वालदा की अफसुर्दगी को महसूस ज़रूर करते थे। उन दिनों मेरी उम्र 6-7 बरस होगी और मेरा भाई सबाहत मुझसे सिर्फ 1 बरस और 2 माह ही बड़ा था। वो कुछ लापरवाह मगर मैं काफ़ी समझदार और हसास थी। हालात को जल्द समझ लेती थी। रफ्ता रफ्ता मुझे माँ का दुख समझ आने लगा और मैं उनसे ज़्यादा करीब हो गई। अम्मी को मैके वालों की सपोर्ट हासिल ना थी। वो सिर्फ इस उम्मीद पर ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो हम सबको संभाल लेगा। हमारे लिए दादी का वजूद अल्लाह का इनाम ही था कि हम उनके मुश्तरका फैमिली सिस्टम के साथ बंधे हुए थे। खाना एक जगह पकता और सबको एक सा मिलता। 2 चचा और भी थे, वो भी अपनी आमदनी दादी के ही हाथ पर रखते थे और ताया भी हर माह बाकायदगी से रकम इरसाल करते रहते थे। दादी बहुस्ने खूबी उस रकम से घर भर का इंतजाम चलाती थी। हर किसी को माकूल जेब खर्च मिलता और सबके कपड़े एक नोयत के ही खरीदे और सिलवाए जाते। गर्ज बाप के होने ना होने का एहसास हमको नहीं हुआ कि ज़रूरत की हर शय हमें मिलती थी। किसी किस्म की तंगी ना थी। ताहम अम्मी जान को ज़रूर यह एहसास महरूमी सताता था कि वो और उनके बच्चे शोहर की नहीं बल्कि जेठ और देवरों की कमाई पर पल रहे हैं। वालिद साहब ने कभी हमारी किफ़ालत का जिम्मा नहीं लिया और न कभी मिलने आए। बीवी को तलाक देने के बाद ताया अब्बू ने दूसरी शादी ना की। हर बार जब छुट्टी पर आते तो दादी ज़रूर कहती कि फ़याज़ बेटा अब तुम दोबारा शादी करके घर बसा लो। मेरी ज़िंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं। तुमको घर बार का देखना चाहती हूँ। माँ कुछ और ठहर जाओ, मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। थोड़ी रकम और जमा कर लूँ तो हो जाएगी शादी भी। ताहम इस बार जब वो आए तो दादी ने अपने रिश्तेदारों में एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की से उनकी शादी करा ही दी। शादी के बाद ताया अपनी नई दुल्हन के साथ सिर्फ 1 माह रह सके कि छुट्टी ख़त्म हो गई तो वो भी वापस दुबई चले गए। ताया के जाने के बाद ताई बहुत उदास रहने लगी।
उन दिनों मैं 8वीं और सबाहत 10वीं में था। जरूरत की अशिया सपना मेरे भाई से मंगवाती। वो सबाहत के साथ खूब बातें करती क्योंकि मेरा भाई हद दर्जा बातूनी था। सबाहत की कंपनी से ताई का दिल बहला रहता। सपना को ताई बुलाने से झिझक आती थी क्योंकि उनकी उम्र 16-17 बरस की थी और ताई कहना उन पर जचता नहीं था। मैं तो उनको सपना आप ही बुलाती थी, जबकि सबाहत सिर्फ सपना और कभी सपना ताई भी बुलाता था कह देता तो कहने पर वो बुरा मना लेती। तुम्हारी ये ताई बुलाना मुझ पर नहीं जचता। तुम लोग मुझको सिर्फ सपना या सपना आप ही कहकर बुला सकते हो। जब सपना का दिल तन्हाई से घबराता तो वो मुझे और सबाहत को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझे ज्यादा बातें करना पसंद ना था। स्कूल से आकर अम्मी के साथ काम करवाती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि सबाहत निकम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का था जिसको पढ़ने से ज्यादा इधर उधर फिरने और वक्त जाया करने से काम था। बस उनकी सपना ताई से बन गई और वो घंटों उनके कमरे में बैठकर गप्पे हाँकता, अपना वक्त जाया करता रहता। अम्मी उसको कुछ ना कहती कि कहीं सपना बुरा ना मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। भाई ने किसी तौर मैट्रिक पास कर लिया। अब वो कॉलेज जाने से जी चुराने लगा, आए रोज छुट्टी कर लेता। बिलाखिर उसने कॉलेज को खैर बात कह दिया क्योंकि उसको पढ़ाई से दिलचस्पी थी ही नहीं। अब उसका सारा वक्त सपना ताई के कमरे में गुजरता, उनके साथ हंसता बोलता जिससे उसका जी बहलता था। उन्हीं दिनों फुफ्फो की शादी हुई। ताया शादी पर दुबई से आए, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही वापस चले गए क्योंकि उनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। अगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। सबाहत उस वक्त कच्चे ज़हन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर था नहीं, लिहाजा खुद सर हो गया। अम्मी का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताया से लिहाज था। चचा यूं भी उसको कुछ ना कहते कि महसूस ना कर ले कि बाप मौजूद नहीं तो चचा डपटते और टोकते रहते हैं। चचा सुबह ऑफिस चले जाते, घर में सबाहत ही होता। वही सौदा सरफ भी लाता, बाकी वक्त सपना ताई के कमरे में घुसा रहता। उनके कमरे में नया टीवी था जिसमें ज्यादा चैनल आते थे। वहाँ टीवी देखता या फिर सपना को नई नई इंडियन फिल्मों की कैसेटें लाकर देता रहता और वो दोनों वीसीआर पर फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नई नवेली बहू को कुछ न कहती कि दुल्हन बगैर दूल्हा के ससुराल में रह रही है, उसका जी बहला रहे। किसी को खबर ना थी कि सपना की शादी से कबल किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और उनके मोहल्ले का था। सपना के वालिद उसको नापसंद करते थे। ताया घर होते तो शायद उनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई के दश्त की मुसाफिर थी। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर उन्होंने उसको अपना पैगंबर बना लिया जिसका किसी को इल्म ना हो सका। सबाहत भी उनकी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से उनके घेरे में आ गया। उसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ कर लिया। वो बेवकूफ़ भी ताया से गद्दारी करके सपना का राजदार बन गया। अब सौदा सलफ लेने के बहाने सबाहत उसको जहाँ भेजती हुक्म के गुलाम की तरह तामील करता। घर वाले समझते कि ताई का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की उससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी बहला रहता है, सबाहत से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। सबाहत इकलौता था, दादी उसको बहुत चाहती थी। वो दादी की जान था, उसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूं उसका मिजाज बिगड़ गया। अम्मी की कोई बात ना मानता जिसकी वजह से वो परेशान रहने लगी थी। जब दादी का इंतकाल हो गया तो मंजली चचा की बीवी ने अलहदा घर में रहने का मुतालबा कर दिया। वो बीवी को लेकर अलग हो गए। इस पर छोटी चची ने भी मुतालबा किया कि सेन के दरमियान दीवार उठाकर हमको भी अलहदा कर दो ताकि सुकून से रहें। अब आधा घर दीवार के साथ इधर और आधा उधर, ताई आधे में और हम और सपना ताई रह गए। ताई का बस ना चलता कि वो भी अलहदा हो जाए, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी। हाँ, इतना मुतालबा जरूर किया कि सहन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए, मगर दरवाजा भी बना दें ताकि आना जाना रहे और घर एक मालूम हो। उन्होंने किचन भी एक रहने दिया ताकि मेरी माँ और हम बहनें ही पकाएं और वो किचन के बखेड़े में ना पड़े। माँ ने सपना के कहने की तामील की क्योंकि कमाता तो उनका शोहर था और हम उनकी कमाई खाते थे। अम्मी को हर हाल में अपनी जिठानी को खुश रखना था। सपना के जेब खर्च की रकम हर माह ताया उनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसे चाहें खर्च करती थी। खासी रकम हर माह मिल जाती तो सबाहत को भी ऐश करा देती। जो चीज़ वो चाहता वो दिलवा देती। दादी की वफात के बाद उनका कमरा सबाहत को मिल गया। कमरा सपना ताई के कमरे के साथ ही था। सपना ने अम्मी से कहा कि अकेले सोने से डर लगता है,
सबाहत रात को भी दादी के कमरे में सोया करे तो मुझे डर ना लगेगा। अम्मी ने भाई से कहा कि तुम ताई की तरफ जाकर सो जाया करो। शादी के बाद सपना काफी दलेर और आज़ाद ख्याल हो गई थी। शोहर के बाद सास के ना होने ने बेखौफ कर दिया था। मेरे भाई को भी लालच देकर उसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी न किसी बहाने अब सबाहत के साथ घर से भी बाहर जाने लगी, कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर अम्मी से उससे कह देती कि जो कुछ कहा तो कहीं शोहर को हमारी शिकायतें ना लिख भेजे। इससे यह हुआ कि सबाहत भी सपना का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन शोरो गुल का बहाना करके सपना ने आधी उठी सेन वाली दीवार को ऊंचा करके अपने हिस्से को मुकम्मल तौर पर हमसे अलहदा कर दिया और मेरा भाई जो लाल खुद गर्ज हो चुका था मुस्तकिल उनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा। हमको इस बात का बहुत सदमा था कि सबाहत हमको छोड़कर सपना की तरफ चला गया है। बेशक वो अकेली थी मगर हम भी तो अकेले थे। घर में मर्द तो सिर्फ भाई था। हमारी तरफ भी आता था मगर आंख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात तो हो चुकी थी। ताई उसकी जेब में अच्छी खासी रकम डालती रहती, यही नहीं अच्छे कपड़े और खाने की मज़ेदार चीज़ें देती तो वो उधर का ही हो रहा। मेरी माँ की उम्मीदें खाक में मिल गईं। अब लोग सपना और सबाहत के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। हमारे बाप का तो पता था नहीं। हम सब सबाहत के सहारे और उम्मीद पर जी रहे थे। वो भी हमसे दूर हो गया। उसे माँ का तो क्या मोहल्ले वालों का भी लिहाज न रहा कि वो कैसी कैसी बातें बनाते हैं। अपने ताया को भी भूल गया कि जिन्होंने हमारी खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। माँ खौफ के मारे ताया को कुछ लिखने से मजबूर थी। इधर सपना के हौसले बढ़ते जा रहे थे। वो अब घर में न टिकती थी। अपनी आरजुओं की तकमील की खातिर वो सबाहत को साथ लिए फिरती और वो नादान ताई के चालों का खिलौना बना हुआ था। बिलाखिर मंझले चचा ने इस राज का खोज लगा लिया। जब मोहल्ले वालों ने आकर उनको होशियार किया तो उनको कुरेद रहने लगी। तब मालूम हुआ कि सपना अपने मोहल्ले के उसी लड़के से मिलती है जिसको वो शादी से कब्ल पसंद करती थी। एक दिन मंझले चचा ने सपना को उसी नौजवान के साथ सिनेमा हॉल से बाहर निकलते देख लिया, जबकि सबाहत सिनेमा से करीब एक होटल में बैठकर सपना के आने का इंतजार कर रहा था। चचा ने घर आकर सबाहत पिटाई की तो उसने कहा कि चचा मैं मजबूर था। सपना ताई कहती थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारी और तुम्हारी वालदा और बहनों की झूठी शिकायतें तुम्हारे ताया को लिख भेजूंगी। वो तुम सबको घर से निकाल देंगे और खर्चा भी बंद कर देंगे, तो तब तुम लोग क्या करोगे। तभी मैंने इस मामले को अम्मी से भी पोशीदा रखा कि ताई अपने पुराने चाहने वाले से मिलती हैं। बहरहाल मंझले चचा ने ताया को तमाम अहवाल लिखकर आगाह किया। उन्होंने दुबई से ही सपना को तलाक भिजवा दी, मगर हमको भी सबाहत की बेवकूफ़ी की सज़ा मिली कि उन्होंने अम्मी को भी इस खेल में उसका शामिल समझा। हमसे इस कदर बदल गए कि हमारा खर्चा बंद कर दिया। ताया और मंझले चचा ने अम्मी से कहा कि अगर सबाहत यहाँ रहेगा तो तुम भी घर छोड़कर कहीं और चले जाओ, वरना इसको इसके बाप के पास जाने का कहो। आखिर इसका भी तो कुछ फ़र्ज़ है कि अपनी औलाद को देखे। अम्मी ने दिल पर पत्थर रखकर सबाहत को उसके वालिद के पास जाने का कहा। चचा ने सबाहत को पता बता दिया जहाँ मेरे वालिद अपनी बीवी के साथ रहते थे। सबाहत वहाँ पहुँचा तो उसको वालिद ना मिले, क्योंकि वो तो काफ़ी अरसा पहले ही वहाँ से जा चुके थे। अलबत्ता मोहल्ले वालों ने बताया कि जिस लड़की को भगाकर उसके साथ निकाह करके यहाँ लाए थे, उसके वरसा ने बिलाखिर यहाँ का खोज लगा लिया। वो अपनी लड़की को ले गए और तुम्हारे वालिद को जूदो कोब और अधमुआ करके डाल गए। बाद में उस लड़की ने भी अदालत में अपने बाप और भाइयों के हक में बयान दिया कि उस शख्स ने मुझे वरगला कर अगवा किया था और ज़बरदस्ती निकाह पर मजबूर किया था। वो वरसा की तरफ हो गई और तुम्हारे वालिद को जेल हो गई। वो अब भी जेल में है। सबाहत सुनकर हमारी तरफ भी ना लौटा, न जाने कहाँ निकल गया। यूं हमारे वालिद के किए की सज़ा हमें मिली और आज तक मिल रही है। हमारे हिस्से की जायदाद मंझले चचा ने खरीद ली और हमें उस रकम से दूसरी जगह मकान खरीद कर दे दिया। मैंने बड़ी मुश्किलात सहकर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत कर ली और अपनी वालदा और बहनों की किफ़ालत का बोझ उठा लिया। वालदा आज भी अब्बू का इंतज़ार करती हैं, मगर मैं कहती कि खुदा किसी ऐसे इंसान को बाप के दर्जे पर फाइज ही ना करे जिसको अपनी औलाद का एहसास तक ना हो।